कनेक्टेड बोल रहे थे डिवाइस। नहीं जाती। इसमें हुआ इसमें कैमरा लगा। इनवाइट करके लिख रहे हो। 6 लोग देख रहे हैं। इसमें अभी तक नहीं हुआ है। बस कुछ मिनट। लाइव कहाँ दिखा रहे हैं इसमें? लाइव नहीं दिखा रहे। कुछ करना पड़ेगा क्या? क्यों? लाइव इसमें मैं हूँ, है ना? लेकिन इसमें क्यों नहीं हूँ? क्या करें? कुछ ऑप्शन होगा क्या? ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये। और कुछ है क्या इसमें? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी साथियों को और देखने सुनने वालों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज मैं आप लोग के बीच में आया हूँ क्योंकि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी को 15 साल अपनी सेवाएं देने के बाद जब मैं रिजाइन लेटर दिया कंपनी को और अपना वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट किया, तो बहुत सारे लोगों को कॉल आया, मैसेज आया। अब वे सभी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सर आपने ये निर्णय क्यों लिया,
इतने सारे सवालों का जवाब, इतने सारे लोगों के कॉल और मैसेज का जवाब अगर मैं देता तो शायद महीने निकल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आकर ये डिसीजन आखिर मैंने क्यों लिया ये विस्तार से बताऊं। और साथियों, आप लोग से अनुरोध है, निवेदन है कि मेरे इस अनुभव को आप पूरा देखें तो आपको कारण स्पष्ट जरूर हो पाएगा। सबसे पहले एक चीज है, हम किसी भी जगह काम करते हैं, जैसे हम सर्विस कर रहे हैं, या हम स्कूल में हैं, या हम किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, या किसी संस्था में हैं, जब वहां हम शामिल होते हैं तो हमारा स्वागत किया जाता है। स्कूल में हम शामिल होते हैं तो स्वागत प्रवेश उत्सव मनाया जाता है। सर्विस में हम शामिल होते हैं तो हमारा स्वागत किया जाता है। राजनीतिक पार्टी में जाते हैं तो स्वागत किया जाता है। किसी संस्था में जाते हैं स्वागत किया जाता है। और यदि हम उस संस्था को छोड़ते हैं किसी भी कारणवश तो वहां में फेयरवेल अर्थात विदाई दिया जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना पवित्र और नेक है, जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है, फिर यह प्रथा जिस कंपनी में मैं था वहां क्यों नहीं है? ये सवाल है, आप चैट में लिख के बताइए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मैंने कोई गुनाह किया है अगर मैंने अपना निर्णय लिया है तो? क्या मैंने कोई अपराध किया है? क्या इसको डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन भारत सरकार, इंडियन पेनल कोड इसको गलत मानता है? नहीं साथियों, नहीं। ये इंडस्ट्री को हाथ जोड़कर विनती है, बदनाम मत करिए। ये कई करोड़ लोगों के सपने को पूरा करने की इंडस्ट्री है। भारत में गरीबी दूर करने की और रोजगार देने का एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जरिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसमें राजनीति शामिल मत करिए आप। मैंने महसूस किया है कि राजनीति में जितनी राजनीति नेता लोग नहीं करते ना, इन 15 सालों में देखा उससे कहीं जाता। जिस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में एक कंपनी में काम कर चुका हूं, वहां राजनीति में देखा हूं। कमाल तो तब हो गया जब लोगों के बहुत सारे पोस्ट आने चालू हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा लगा कि मैं जैसे उन लोग के तिजोरी के लूट को भाग गया। मैं ऐसे लगा कि उन लोग का बपौती था, खजाना था, उसे रमेश पटेल लूट के भाग गया। चलिए मैं आप लोगों को कुछ पोस्ट सुनाता हूं। मेरे दिल में उन लोग के लिए काफी जगह है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो पोस्ट किए हैं वो जरूर समझ जाएंगे। एक सज्जन ने ये कहा, रमेश पटेल एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे किसी भी टीम को फोन करके कुछ भी गलत जानकारी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहां 15 साल में एक व्यक्ति का सपना तो पूरा नहीं कर सका तो वहां क्या उदबत्ती जलाएगा? ध्यान रखना, परशुराम बनने पे मुझे मजबूर मत करो। ये मैसेज है। मतलब मैंने अगर डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दिया तब तक क्या मेरे साथ वो शामिल होगा? मैं अपने पूरे 15 साल के कैरियर में एक भी क्रॉस लाइन नहीं किया हूं। और मैं आप लोग को बता दूं, इस पूरे 15 साल की जर्नी में 1000 से ज्यादा लोग मेरे से आके मिले और बोले सर हम आपके लीडरशिप में, आपके टीम में काम करना चाहते हैं। अभी हाल ही में कोरोना काल में लगभग 10 से 15 लोग मुझसे आके मिले हैं, लेकिन आज तक एक शिकायत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं जानता हूं कि इसको हमें खराब नहीं करना है, क्रॉस लाइन नहीं करना है। बड़ा आश्चर्य होता है, लोग ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं, भाई आपकी टीम है, आपके अंदर लीडरशिप है, आप उसे संभालिए, मैं कहां मना कर रहा हूं। और जब से मैंने रिजाइन लेटर दिया है, एक व्यक्ति को सिंगल में कॉल नहीं किया हूं, एक व्यक्ति के घर मिलने गया हूं मैं। हाँ, मैंने पोस्ट किया, मेरा मोबाइल है, कांटेक्ट नंबर है, मैंने पोस्ट किया। मेरे द्वारा कुछ ग्रुप बनाए गए हैं, मैं अपने ग्रुप में पोस्ट किया, किसी और के ग्रुप में पोस्ट नहीं किया।
जिसे लगता है मेरा मैसेज नहीं चाहिए वो मत देखे, या सीधा मुझे ब्लॉक करे, कॉल से भी और व्हाट्सएप से और बाकी चीजों से भी। मैं किसी का क्या छीन लूंगा भाई? मैं तो इतना असहाय, गरीब और छोटा आदमी हूं। मेरी पृष्ठभूमि बहुत गरीबी है। वैसे भी जो लोग मेरी पृष्ठभूमि नहीं जानते, मैं उन्हें एक बार अवगत करा दूं। मेरा नाम रमेश पटेल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं, और जब इस इंडस्ट्री में आया था 2006, 2 मार्च 2006 को जब मैं आया था, साइकिल था, मैं किराए के मकान में रहता था, ब्याज में पैसे लेके इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना और मेहनत करना चालू किया। मेरी 2.5 साल की बच्ची थी खुशी। जब मैं फील्ड में जाता था तो उस बच्ची को, मेरी वाइफ काम करती थी 700 रुपये महीना में, उस बच्ची को जब वो रोती थी तो मेरा फॉलो का टाइम हो जाता था, फॉलो अप का, फील्ड में जाने का, तो उसको घर के अंदर बंद करता था, बाहर से ताला लगाता था, रोते हुए रहती थी। मैं अपने दिल में पत्थर रख के मैं फील्ड में जाता था। लोग बोलते थे कैसा बाप है, रोती हुई बच्ची को 2.5 साल का दरवाजे के अंदर ताला लगा के जा रहा है। उस कंडीशन से मैंने उस कंपनी को किया। साथियों, और बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं उस कंपनी को पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, जितना मैंने सीखा, जितना मैंने पैसे कमाए, 1.5 करोड़ से ज्यादा, वो पूरी उस कंपनी की देन है। साथियों, बताना चाहूंगा, दुनिया का हर प्रोडक्ट अपने आप में बेस्ट है। डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है अपने स्तर पे। कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। कमी मुझ में था, मेरी टीम में था, और समय के हिसाब से मुझे लगा परिवर्तन करना चाहिए। मैंने परिवर्तन किया। वो इंडस्ट्री, वो कंपनी गलत नहीं है। साथियों, ये मैसेज जिसे मैंने पहले पढ़ा, परशुराम बन जाऊंगा, बड़े आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं। चलो, मैं अपना एक छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस जूम में और फेसबुक में नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगा, सिर्फ आवाज सुनाई देगा, और ये समझने का प्रयास करिएगा कि मेरी सोच कहां तक और क्या है। एक और उससे पहले मैं मैसेज पढ़ के बता दूं, ताकि मुझे अपनी बात रखने में क्यों छोड़ा हूं, मैं आऊंगा, लेकिन मेरी बातों को पहले समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति ने कहा, देशभक्ति की आड़ में गद्दारी, स्लीपर सेल, लोगों की जीवन और परिवार के साथ गद्दारी, अपनी गलत व्यवहार और गलत नीतियों की वजह से बर्बाद होकर दूसरों को बर्बाद निकल पड़े हैं। गद्दार मेरा टूल्स का 12,500 भी खा गए। टीम को कॉल करके अपनी गलत करतूतों को बता रहे हो, भगवान माफ नहीं करेगा। भाई, मैं सिर्फ रिजाइन लेटर दिया हूं। मैं किसी एक सिंगल व्यक्ति को अपने से कॉल नहीं किया हूं, किसी से पूछ लीजिएगा। किसी एक व्यक्ति के घर में गया नहीं हूं। यही रमेश पटेल इस व्यक्ति के लिए आइडियल था, भगवान था। अब इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक डिसीजन लिया तो ये गद्दार हो गया, स्लीपर सेल हो गया, ना जाने क्या क्या लिखे हैं। आप लोग चैट में लिख के बताइए, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग की एथिक्स है? क्या सिद्धांत है? आपको नहीं लगता इस इंडस्ट्री को ऐसे लोग पूरा पूरा बर्बाद कर रहे हैं? एक डिसीजन लेने से मैं गद्दार हो गया। लाइन आ जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत करिएगा। एक डिसीजन लेने से मैं गद्दार हो गया, ऐसा भी होता है क्या? इनकी सोच पे बड़ी हंसी आती है। अब वो रहे कि टूल्स का 12,500 ले गया। मेरे रिकॉर्ड में ना वो मैसेज में है ना मेल में, कैसे मानूं मैं? और आज आप बता रहे हो, इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, आपको याद नहीं था? चलिए मान लेता हूं मैं, चलो कुछ पैसे मेरे पास आपके रखे हैं। पूछिए आपकी टीम को मैं कितना टाइम दिया हूं। आप क्रॉस लेके के हो ना, आपकी हर एक्टिविटी में जाकर खड़ा हो गए। मोटिवेशनल स्पीकर्स अगर पैसे लेता ना, कई करोड़ रुपए आपके जा चुके रहते। एकलव्य कैसा था? बिना सिखाए गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया। आप इतना बड़ा दिल नहीं है कि 12,500 को लांछन लगा रहे मेरे ऊपर? यह आपका चरित्र बताता है कि आप मुझे क्या मानते थे।
मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए। भाई किसी मोबाइल में मेरे पास नंबर है, मैं मैसेज करूंगा, बोलिए उसको ब्लॉक करो करके, उसको बोलो कॉल मत उठाना। मैं कॉल वैसे नहीं करूंगा, याद रखना। जो मुझसे पहले से बात करेंगे उससे मैं बात करूंगा, जो मुझसे पहले से चैटिंग करे उससे मैं चैटिंग करूंगा। लेकिन ग्रुप है, मेरे पास नंबर है, तो मैं भले अपना वीडियो भेज दूंगा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। डरिए बिल्कुल मत। और ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है क्योंकि आप रमेश पटेल के नाम पे बिल फाड़े। शायद आपके अंदर लीडरशिप नहीं था, तो हर बार रमेश पटेल को बेचे। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप बोलते हो नहीं हम तो अपने तरीके से अपने हिम्मत पे बिजनेस किए हैं, तो भाई मेरे जाने या ना जाने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सिद्धांतों में काम करिए, और मुझे जो लगता है वो मैं अपने सिद्धांतों में काम करूंगा। सिंपल सा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता, एक दिन में एक व्यक्ति किसी को भगवान मानता था, वो शैतान कैसे हो गया भाई? मैंने चोरी किया है, कुछ छीना है आपको, तो बताइए। चलिए मेरा एटीट्यूड क्या है? और जिसने कहा परशुराम मैं बन जाऊंगा करके, भाई साहब आपको बता दूं, रमेश पटेल रोज 1.5 घंटा एरोबिक्स, जुम्बा, कार्डियो, योगा करता है। भगवान कसम, अगर भरोसा नहीं कभी आजमा कर देना, मैं अपने में आ गया 20 लोग को जान से मार सकता हूं। लेकिन नहीं, मुझे उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। हमें सिर्फ लोगों के भविष्य को बदलना है, बेहतर करना है। लड़ाई झगड़ा उद्देश्य नहीं है। एक्सरसाइज करने का, योगा का उद्देश्य अपने शरीर को स्वस्थ रखना। लेकिन इस प्रकार का क्या मैसेज, क्या शोभा देता है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग चैट में लिखे, क्योंकि मैं धीरे से अपनी बातों पे आते जाऊंगा, ताकि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो एक छोटा सा डायलॉग है जिसे मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा तरीका है कि मैं कोई ट्रेनिंग लेता हूं तो सीधे पॉइंट में आके लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट फील कराता हूं। घर जाओ, रॉकिंग चेयर पर बैठो, उस शादी की आपकी लड़ाई आपके। आवाज सुनिए सिर्फ। क्या भाई, क्या मास्टर, बैठ गए, बंद कर दिया। अबे दिल वाले आए हैं दुल्हनिया ले जाने के लिए। बजाओ, बजाओ साला। छोड़ो हमें, दादाजी। आओ। अरे देखो भैया, देखो कौन आए हैं आप सबकी फरमाइश पे। बजरिया थाने से चुलबुल पांडे, सुपर कॉप, टिंग टोंग। पांडे, तुम्हें पता है हम कौन हैं? हम बच्चा भैया के भाई हैं। हुकूमत चलती है उनकी इस शहर पे। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं, और जज भी हम। तुमरे जैसे जो थानेदार है ना, वो हमरे तबेले में भैंसे नहलाते हैं, ऐसे ऐसे करके। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। पांडे लौंडिया तो हम लेकर जाए, और तुमरे सामने लेकर जाए। अब दबा दे घोड़ा। आप सभी ने मूवी देखा होगा, दबंग 2 का है। इसे क्लिपिंग आपको भेज दूंगा। इसे दिखाने का तात्पर्य यह था कि एक शख्स आया, बहुत बड़ी बड़ी बात किया। जब चुलबुल पांडे आया तो एक बार में उसके गले को घुमा दिया। तो कोई मुझे ना धमकी भरा मैसेज, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, ना भेजे। तो साथियों,
एक डिसीजन लेना क्या गलत है, मैं बार बार बोलना चाहूंगा। भाई आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिस्से हैं। अगर मैं एक मंदिर में पूजा करता था कृष्ण भगवान का, अब मैं दूसरे मंदिर में जाके कृष्ण भगवान का पूजा कर रहा हूं, तो क्या मैं भगवान बदला? अब एक व्यक्ति ने क्या मैसेज किया है, फिर मैं अपने पॉइंट पर जरूर आऊंगा कि मैं इस इंडस्ट्री में एक कंपनी को क्यों छोड़ा। इन्होंने लिखा है, वेद मंत्रों के गलत उच्चारण के कारण आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है, प्रमादग्रस्त हो गए हो क्या? पिताजी आपके होते थे निर्णय ले नहीं पाते, उनकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। आपके निर्णय से बहुत गंदा निर्णय लिए हो। जिस पतंग की डोर टूट गया उस पतंग का क्या होगा? बहुत सारे लोगों की आह लग रही होगी। अब ये बताइए, मैंने डिसीजन लिया है, इसमें मेरे पिताजी कहां से आ गए? और महोदय मैं आपको बता दूं, जब हमारा सिस्टम अलग हुआ था, कुछ सीनियर्स हम अलग हुए थे, तो स्वर्गीय मेरे पिताजी श्री रामनाथ पटेल ने कहा था, जहां पे करप्शन और बेईमानी है, तुम हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ते रहे। जो फंड बनता था तुम हमेशा आवाज उठाए कि टीम में लगना चाहिए, लेकिन तुम अपना पर्सनल पैसा पूरा होटल में जाके मीटिंग किए, खाना पीना रुके, टीम को बहुत खिलाए। तुम उल्टा खर्च करते गए, वो पैसा फंड बना के अपना पर्सनल यूज करते गए। जब तुमने विरोध किया तो पता है आपको उन लोगों ने मुझे क्या कहा? तुम हमारे घर आने के लायक नहीं हो, तुम नीच हो। खैर उस पर नहीं जाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने उसी समय कहा था, ऐसी संस्था में मत काम करो जहां करप्शन वाले लोग हैं। तो महोदय जिसने आपने टैग किया है ना, मेरे पिताजी ने क्या कहा था, ऐसी इंडस्ट्री को छोड़ दो, हमारे पास बहुत है, और तुम्हारा जो भगवत गीता है योगा कराते हो उसको फ्री में कराओ और आराम से घर में रहो। ये मेरे बाबूजी, स्वर्गीय बाबूजी की स्टेटमेंट था। मैं अपने पिताजी में आऊंगा, लेकिन कुछ मैसेज का मैं जो रिप्लाई कर रहा हूं, एक और मैसेज, फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा। और मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, सिर्फ जय श्री कृष्ण करके मैंने उसका जवाब दिया है, क्योंकि शब्दों से जवाब मैं देना नहीं चाहता। मेरा निर्णय सही है गलत है, आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होगा। वो फ्यूचर में बताएगा कि मेरा निर्णय गलत है या सही है। अगर मेरा निर्णय गलत होगा तो आपको समझ में आ जाएगा 1 साल के अंदर, ज्यादा नहीं। और सही है, मुझे उम्मीद है कई लोग मेरा साथ देने आएंगे। चलिए ये लास्ट मैसेज पढ़ लेते हैं। रमेश पटेल, सेफ साहब ने तुमको बनाया, नाम दिया, पहचान दिया, करोड़पति बनाया, अब तुम लोगों को सेफ साहब के बारे में निगेटिव मैसेज भेजकर क्या साबित करना चाहते हो? साथियों, मैंने सेफ साहब के बारे में या किसी कंपनी के बारे में कोई निगेटिव मैसेज नहीं किया। ये मैसेज मैं पढ़ रहा हूं ना, मैंने सिर्फ अपना रिजाइन दिया और अपना कारण बताया। खैर ये मैसेज सही से नाम आ गया, अन्यथा मैं लेना नहीं चाहता था। क्या तुम उस माँ को गाली नहीं दे रहे हो जिसने तुमको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, चलना उड़ना सिखाया? तो साथियों मैं बता दूं कि नमन है उस कंपनी को जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आपके सामने बोल रहा हूं। मेरे बच्चे पले बढ़े, मैं घर बनाया, कार लिया, 1.5 करोड़ कमाया, प्रणाम है उसे। मैं हमेशा कहता हूं इंडस्ट्री खराब नहीं है, इंडस्ट्री के लोग और कुछ एथिक्स दिक्कत है। जहां जाना है चले जाओ, ठीक है? क्या लिखा है? जहां जाना है चले जाते, जिसकी वजह से तुमको पहचान मिली उसको बदनाम करके क्यों जा रहे हो? मैंने कभी बदनाम नहीं किया, एक भी मेरा स्टेटमेंट आप देख लीजिए। तुम अपनी टीम का तो भला नहीं कर पाए और चले आए लाखों लोगों का भला करने। हाँ ये बात सही है कि शायद मुझ में कमी था, मैंने अपनी टीम का भला नहीं किया। तुम कंपनी बदलने वाले को हरामखोर बोलते थे, तो अब तुम क्या बने हो? सही है ये भी बात, क्योंकि वक्त और हालात के अनुसार आदमी स्टेटमेंट देता है। अरे जाके देखो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट कहीं तो पड़ा है। अरे अपने परिवार में स्टेटमेंट देखो, आज आप तुम किसको भला बुरा बोल रहे हो, कल उसकी तारीफ करते हो। ये मानवीय स्वभाव है, ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो भाई मैं तो एक आम इंसान हूं, मेरे से भी गलती होती है। शब्द तो है, मुंह तो है, निकल गया। और स्थिति परिस्थिति और समय के हिसाब से आदमी स्टेटमेंट देता है। चलिए आगे उन्होंने लिखा है, चलिए मैं पढ़ता हूं आगे। उन्होंने लिखा है आगे, हाँ तुमने अपने लिखा है, हाँ ये लिखे हैं, रमेश पटेल तुमने मीटिंग में रो रो कर लोगों की सहानुभूति लिए, लोगों की विश्वास भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किए?
तो अगर मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उस मैटर में बाद में आऊँगा, अगर मेरे आँख से आंसू निकलता है तो उसे भी एक मुद्दा बना दिए। भाई बिजनेस करो ना, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाओ, मेरे ऊपर आरोप लगाओ, मेरे स्वर्गीय माता जी और पिताजी पर बात करने की क्या आवश्यकता है? भाई मुझे भला बुरा कहो ना, मैं आपके जो भी है कारण उसका दोषी मैं अपने आप को मान सकता हूँ। मेरे पर्सनल चीजों को इस बिजनेस में प्रोफेशनल में लाने की आवश्यकता ही क्या है? खैर, तो ये कुछ मैसेज मैं आपको पढ़ के बताया था। ऐसे मैसेज बहुत सारे हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो जो मुझे उस फिल्म का सबसे अच्छा सीन लगा था, सबसे अच्छा एक डायलॉग लगा था, वहाँ से मैं अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस डायलॉग से आप समझ पाएंगे अच्छे से और मैं समझा पाऊँगा। You are dirty secret. चलिए। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो माँ बुरा मान जाएगी, आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वल्गर, घटिया, सेक्सी, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया, फिर भी वल्गर मैं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन, सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं, सेक्सी हूं, फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से फैमिली बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 4 बटन खोल दिए तो सबके पसीने छूट जाएंगे, पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों की शराफत का भी जवाब नहीं। सेक्स पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। ना आप बदलोगे न मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चोला पहने रहिए और मैं कपड़े उतारती जाऊंगी। मैं अपने डर्टी पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपनी डर्टी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी। कौन हो तुम? नायला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब यह है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत, ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाओ। थैंक यू साथियों। आगे हो गए थे, लेकिन स्कूल ये सीन का मैं जिक्र क्यों किया, इसे भी मैं चाहूँ तो भेज सकता हूँ, जो मंगेंगे आप YouTube में देख सकते हैं। सारे सेल और डीडी आपने रमेश पटेल के नाम से निकाला। अपने ट्रेनिंग में बुला के ले गए, शो में बुला के ले गए, मुझे खूब स्टेज में नचाया,
और खूब पैसे बनाए, और आज मैं एक डिसीजन लिया तो मैं गलत हो गया। ये कैसी इंडस्ट्री है आपकी, कैसी कंपनी है आपकी? क्यों मुझे फेयरवेल नहीं दिया गया? क्यों मुझे खुशी से जाने नहीं दिया गया? आपकी टीम है, आपके लोग हैं, आपके साथ दिन रात जुड़े रहेंगे, मैं क्या बिगाड़ लूंगा उनका? नहीं, आपको डर है। आपको डर है क्योंकि पूरी रोटी आपने रमेश पटेल के नाम से सेका है। आपको डर है अगर ये आदमी चला गया तो सच बता देगा। आपको डर है कि आपके करप्शन को बता देगा। लेकिन याद रखिए, रमेश पटेल जैसा है, विस्फोटक और तेवर वाला हमेशा वैसी रहेगा। मरना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं है। गुलामी पसंद नहीं है मुझे। बर्दाश्त नहीं होता मुझे नीति के खिलाफ कोई काम करता है। मैं आप लोग के जैसे बिल्कुल नहीं हूं। अरे कल मरने वाला इंसान आज मर जाए कबूल है, लेकिन गलत चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं किया था, ना करूंगा। और मैं, याद रखिएगा, कंपनी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है आपकी नीति से, आपके सिद्धांतों से प्रॉब्लम है मुझे। जितने टॉप के लीडर हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम है। यहां बिजनेस नहीं किया जाता, डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स पालन नहीं किया जाता। यहां सिर्फ स्वार्थपूर्ण व्यवहार और व्यापार सब किया जाता है। आप अच्छे तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जाके देखो, सेल दे रहे हो तो ठीक है, सेल नहीं दे तो कोई आपको पूछेगा नहीं। चलो, क्यों इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लोग के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं, यहां के लोगों के ऊपर ध्यान से समझिएगा। आप अगर समझ पाए तो मेरी भावनाएं समझ पाएंगे कि मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा, क्या कारण था। साथियों, मैंने 25 अप्रैल को अपने पिताजी को खोया। उन्हें हार्ट अटैक आया। काफी ज्यादा बचाने की कोशिश किया, बहुत पैसे लगे। लगभग 15 दिन तक मेरा दिन रात उसी में जाता था। मेरी माँ मेरे पिताजी जाने के बाद खाना खाना छोड़ दिया दुख में, और 13 के दिन मेरे पिताजी का 13 दिन वो भी खत्म हो गई। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दोनों को बचा नहीं पाया, बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरा फिक्र, मेरा परवाह करने वाले सिर्फ मेरे माता पिता थे। मैंने भगवान से कई बार रात भर विनती किया, भगवान मैं मर जाऊं लेकिन मेरे माता पिता जिंदा रह जाए। बहुत ज्यादा प्रयास किया, डॉक्टर, नर्स, दवाई, सारा चीज। कोविड का टाइम था, अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किलों से डॉक्टर, नर्स का अपने घर में 24 घंटे व्यवस्था किया। बहुत पैसे लगे। पता है, कई लोग को बताया, इस इंडस्ट्री के लोगों को, कभी किसी ने आके मुझसे नहीं मिला, मेरा हाल चाल नहीं पूछे, ये नहीं पूछे कि तुम्हें कोई आवश्यकता है। किस इंडस्ट्री और किस लीडरशिप की आप बात करते हैं। यहां तक भी चलो ठीक, मेरे माता पिता गुजर गए, कोई अंतिम कार्यक्रम में नहीं आए। एक आदमी, बिलासपुर में इतने सारे लीडर्स रहते हैं, किस कंपनी की बात करते हैं, किस टीम की बात करते हैं आप? मेरे दिल में क्या बीती आपको पता है? बताओ आप सबसे सवाल है। कोई भी एक व्यक्ति मेरे घर में आके खड़ा नहीं हुआ। आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते। इतने बड़ी इंडस्ट्री को आप 15 साल दिए हो, इतनी कंपनी के 15 साल दिए हो, कोई आदमी आके नहीं खड़े। चलो ठीक है, अंतिम कार्यक्रम में कोविड वगैरह था, उसके बाद भी कोई आदमी मेरे घर में आके चलो शोक सभा रखते हैं, 2 मिनट का मौन रखते हैं, चलो रमेश पटेल से मिलते हैं। क्या ऐसी इंडस्ट्री में मैं रह सकता हूं? मेरे पिताजी, मेरे माँ हमेशा बोलते थे, बेटा मत कर, तू शांत रह, बहुत तू मेहनत करता, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करता है, अलग अलग शहर में जाता है, दूसरे की बहुत मदद करता है, चैन से रह। आपको पता है, मैं जीता था अपने माँ बाप के लिए। रोज 1 घंटा शाम को जाता था, 1-1.5 घंटा तेल में अपने माता पिता का रोज मैं मालिश करता था, शनिदेव कृष्ण भगवान का सीरियल देखते हुए। आज मेरी उम्र 42 साल चल रही है। ऐसा कौन बेटा है जो 42 साल में रोज अपने माँ बाप की सेवा करने जाए? कि आज मैं कितना रोता हूं आप लोग को पता है। वो बोलते थे कहाँ है, मैं बोलता था बाहर में। अरे तू कहाँ जाता है, कितने दिन की जिंदगी रे, तू घर में रहा कर, तू नहीं रहता है, 2 दिन नहीं आते। मेरी माँ रोती थी, फोन करती थी,
मैं बिजनेस में गया हूँ, कभी भी जिंदगी में मेरे टीम वाले कहीं सपोर्ट सहयोग के लिए मांगे, यहाँ तक क्रॉस लेग जो मेरे ऊपर आज एलिगेशन लगाए हैं ना, मेरे माता पिता बीमार रहते थे फिर भी उनका सपोर्ट करने के लिए जाता था, किसी को बताता नहीं था मैं। क्या मैं इतना बुरा हो गया कि मेरे माता पिता के झांकी के बाद आप मेरे घर में नहीं आए? अरे सब कोई डिसाइड करते, चलो 1 महीने बाद 2 महीने बाद रमेश पटेल के यहाँ जाते हैं, शोक सभा करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, भाई को सांत्वना देते हैं, हाथ रखते हैं कंधे में, कोई नहीं आया। और ये आंसू मेरे, ये लोगों को ना बकवास लगता है। अब मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं अपने माता पिता के लिए ही जी रहा था। कई बार विचार आया कि आत्महत्या करूं, लेकिन मेरे बच्चे मेरी बीवी है करके मैं, और खुद ट्रेनिंग लेता हूं कसम खाया हूं करके, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे दिल में दर्द और तकलीफ है। मैं अपने पिताजी को मैं बड़ी स्टेज में फिर से ले जाना चाहता था कि देखो पिताजी आज ये है, लेकिन चले गए। और पता है आपको, उनके गम में मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी मैं ट्रेनिंग लिया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल रमेश पटेल इतना दुखी है माता पिता के जाने के बाद। साथियों, क्या इंडस्ट्री इतना निर्दयी है? अरे जाके देखो, अगर राजनीति में कोई नेता मर गया, पूरे नेता लोग पहुंचे, भले विरोधी पार्टी के हो, आप तो मेरे परिवार के हिस्से थे ना। फिल्म इंडस्ट्री में जाके देखो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, जब कोई खत्म होता है जाके खड़े होते हैं। लेकिन यहां पे ऐसी क्या राजनीति है, मेरे को ये बताओ। ऐसे कई लोग हैं, मेरे माता पिता खत्म स्टेटस में डाला हूं, ओम शांति श्रद्धांजलि तक नहीं लिखे हैं। और कई लीडर लिखे, मेरे पास आज भी मैसेज है, मेरे माता पिता गुजरने के बाद पता नहीं उनको क्या ध्यान आया, 20-20 दिन बाद मेरे को श्रद्धांजलि करके लिखे हैं। बहुत टॉप के लीडर, छत्तीसगढ़ के टॉप के लीडर। क्या होना था, क्या होना था बताऊं मैं आपको? यहां के लीडर आते, और जो छत्तीसगढ़ का टॉप का लीडर वही मेरे फोन करके बोलता हमें दुख है, उनकी आत्मा को शांति मिले। बात डायरेक्टर तक जाती, डायरेक्टर के पास मेरा मैसेज, मेरे परिवार का दुख जाता, वो लोग भी मुझे फोन करते, तुम हमारे टीम के, हमारे बिजनेस के, हमारी कंपनी के टॉप अचीवर हो भाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, हमें भी दुख है। आपको नहीं लगता ये होता करके? कोई एक व्यक्ति का कॉल नहीं आया है, एक व्यक्ति का, मेरे घर कोई नहीं आया है। डायरेक्टर तो छोड़ो, छत्तीसगढ़ के अगर 20 लीडर है टॉप के, एक जने का भी फोन नहीं आया है। क्या इस इंडस्ट्री में मेरे मां बाप से इंडस्ट्री बड़ा है क्या, बताओ मेरे को? और लोग बोलते हैं आपने डिसीजन क्यों लिया? नहीं रहना है ऐसी कंपनी पे, मुझे नहीं रहना है ऐसे लीडर्स के साथ, मुझे जो मेरे मां बाप के नहीं हुए उनसे मेरा क्या होगा? नहीं हो सकता मेरा हो कभी। और ये आक्रोश, ये आंदोलन एक दिन का नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, एक घटना, एक बात से नहीं मरता है, वो नहीं अपने आप को खत्म करता है। कई दिन, कई महीने, कई साल का जो कचरा रहता है, जो बातें रहती दिल में घर करती है, जमा होती जाती, तब फाइनल वो डिसीजन लेता है। रमेश पटेल भी अगर इस कंपनी को छोड़ने का डिसीजन लिया है ना, एक दिन का नहीं है। आज सुबह उठता हूं, धरती मां को प्रणाम करता हूं, राइट में मां का हिस्सा है करके मां धरती को छूता हूं, ये मेरी मां है। लेफ्ट में अपने पिताजी का समझ के मैं धरती मां को, लेफ्ट को प्रणाम करता हूं। मैं मानता हूं मेरे माँ बाप है, आज भी उनको मैं शरण स्पर्श करूंगा। रोज पैर छूता था जब भी मैं बिलासपुर में रहता था। साथियों, क्या मेरा ये डिसीजन सही है कि गलत है? आप चैट में लिख के बताइए। क्या इतने लोग स्वार्थी हो गए हैं कि सिर्फ बिजनेस ही करेंगे? क्या फैमिली से, मेरे जज्बातों से, मेरे दुख से कोई मतलब नहीं है आपको? क्या कहें, क्या कहें, कैसे कहें बताइए? सिर्फ व्यापार ही है यहाँ पे, कोई व्यवहार और कोई परिवार नहीं है। और जहाँ व्यवहार और परिवार नहीं है, वहाँ काम करने को चित्त नहीं है। 15 साल में मैंने जो किया मुझे मिला, मैं सम्मान करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ आज उस कंपनी की वजह से हूँ। कंपनी में दिक्कत नहीं, आज लोगों में दिक्कत है। तो साथियों, ये एक कारण है। दूसरा कारण चलिए समझिए। श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ता था रोज शाम को 5 से 10 श्लोक, जो भी 30 मिनट में जितना हो जाए। आपको पता है 18 अध्याय का 41वां श्लोक मेरा खत्म हो गया है। मात्र मेरे लगभग 30 श्लोक और बचा पूरा भगवद गीता पढ़ने में। कई लीडर्स ने
ये भगवत गीता क्या पढ़ते, इससे कुछ बिजनेस बढ़ता है। लोगों को मना किए, हाँ भगवत गीता पढ़ने में लोगों को मना किए, जो आना चाहते थे उनको मना किए। मतलब आप सिर्फ व्यवसाय करेंगे, सिर्फ आप उसे बेच के पैसे कमाएंगे, बाकी कोई अस्तित्व नहीं है। मैं भगवत गीता अगर मैं ये बेचता हूं, ये किसी को देता हूं भगवत गीता पढ़ता है, या ये देता हूं, भगवान कृष्ण बोल के गए हैं क्या किसी चीज को ये रखना है, इस को नहीं रखना है करके? नहीं बोले है ना। और मेरे भगवत गीता पे भी कई लोगों ने आरोप लगाया, आलोचना किया कि सबसे कुछ नहीं होता है। आपको बताऊं, मैं डिसीजन 2 साल से लेने की सोच रहा था। भगवत गीता खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन के अंदर जो कृष्ण भगवान ने साहस भरा था, वही कृष्ण भगवान ने मेरे अंदर डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का साहस भरा है। अगर मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता तो कायरो के जैसे हमेशा दबा कुचला हुआ रहता, याद रखना। मैंने एक श्लोक पढ़ा था वर्ण व्यवस्था को लेकर। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 41 श्लोक में कहा है। मैं आप लोग बीच उसका अनुवाद पढ़ता हूं और इस पर भी आरोप आ गए। भगवान अनुवाद पढ़ रहा हूं 18वें श्लोक का, 18वें अध्याय का 41 श्लोक, 41 श्लोक। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। 2 चीज से, स्वभाव से और गुण से। मतलब अगर ब्राह्मण है आप, क्षत्रिय हैं, वैश्य शूद्र हैं, ये जाति के अनुसार नहीं, आपके स्वभाव, आपके गुण के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का प्रवचन दे रहा है, वेद शास्त्रों को ज्ञाता है, मंत्रों को उच्चारण करता है, तो ब्राह्मण है। ये जैसी मैंने कहा, एक ब्राह्मण है हमारी टीम में, वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। खैर, तो ऐसे बहुत सारे विरोध। मैं बोला जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो भी लोगों को ऑब्जेक्शन है। ये मेरे विरोध का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और याद रखना, मैं अपने जीवन का मिशन उद्देश्य बना चुका हूं। कई लाख लोगों की जान को बचाऊंगा, कई लाख लोगों के जीवन को सुधारूंगा। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज थोड़ी। मैं भगवत गीता को रोज, जीवन पर्यंत, हर रोज मैं जूम में आकर आधा घंटा कहूंगा। बाहर रहता तो मैं नहीं कह पाता, घर में रहता हूं तो कहता जरूर हूं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि भगवत गीता में वो ज्ञान है जो ज्ञान दुनिया की किसी शास्त्र, वेद और पुस्तक में नहीं है। और जो लोग उस कंपनी में भगवत गीता बेच रहे हैं, लेकिन एक बार भी भगवत गीता नहीं पढ़े हैं, क्या जानेंगे भगवत गीता में क्या लिखा है? जो बड़े बड़े लीडर्स मैसेज कर रहे हैं ना, उनको भगवत गीता का अर्थ पता नहीं है किन चीजों में क्या लिखा है। ये मेरा विद्रोह का और इस कंपनी में जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जिससे आदमी की जान बचती है। मैं योग फ्री में कराने लगा। सुबह कितना बजे? 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, अलग अलग टाइम में। कुछ लोग आते थे, उनके सीनियर उसको ही मना कर दिए। कोई मतलब नहीं, योग फुक से क्या होगा, पैसे कमाओ। मतलब हर चीज में पैसे पैसे चाहिए, गला काटो, पैसे पैसे कमाओ। जो खुशी से आ रहा है उसको आने दो ना भाई। और मेरे जिंदगी के उद्देश्य से कई लाख लोगों को मैं ठीक करूंगा, बीमारी को, उनके डिप्रेशन को, उनकी मानसिकता को। और वो सबसे बड़ी ताकत है योग। 2 चीज है ताकत, याद रखना आज के दौर पे, श्रीमद् भगवत गीता और योग। और दोनों मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग है तो लोगों ने इसको भी मना कर दिया। बताइए, जब होना क्या था पता है आपको? क्या होना था? श्रीमद् भगवत गीता में जब जब जिस लीडर को टाइम मिलता ना, वो जूम में आते, मेरे साथ सहयोग करते, लोगों को प्रमोट करते, नहीं विरोध कर रहे हैं। मैं कैसे उस कंपनी में रह सकता हूं जिसको भगवान का विरोध करे? बताइए मुझे, क्यों वो लोग नहीं आए? अरे 10 दिन में 1 दिन आते नहीं, विरोध जताना है ना। लोगों को लगता है रमेश पटेल स्टार हो जाएगा, या पता नहीं क्या सोच था। योग में खुद आते, वो मोटे मोटे हैं, जाके देखो इनको पेट को। जब इनकी 60 साल उम्र होगी ना, 10 ठो बीमारी रहेगा अंदर में। आज उनको मैं ठीक करता जो टॉप के लीडर है, जाके देखो उनका वजन क्या है। लेकिन नहीं, पैसा कमाना है, गला काट के पैसा कमाओ, कुछ नहीं चाहिए अपने को। अरे कायदे से इनको भी योग में आना था। अरे कोई योग सिखा रहा भाई तुम्हारे बिजनेस में, स्वस्थ रहने के लिए, तुम उसका विरोध करोगे? जिससे मैं लाखों लोग की जान बचाने का संकल्प लिया हूं अपने अंदर से, क्योंकि भगवत गीता में समझ गया हूं
इस भगवत गीता में समझ गया हूं कि जीवन नश्वर है, कभी भी खत्म हो जाएगा। जब तक जिंदा हूं कुछ अच्छा काम कर लूं, नहीं तो वही गाना गाऊंगा, मेरा जीवन कुछ काम न आया जैसे सूखे पेड़ की छाया। गाना सुनना अक्सर सुनता, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मेरा उद्देश्य ना सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मुझे लोग समझ नहीं पाते हैं। तीसरा कारण योग का विरोध है। चौथा, आर्ट ऑफ बिहेवियर से कई लोग की जिंदगी बनी, कई लोग सुसाइड करने से बचे, कई लोग के घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, उसका लोग विरोध किए। लोक व्यवहार, कैसे परिवार और बच्चों की परवरिश करना है। रोड एक्सीडेंट, कई लोग रोड एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं, उसको लेकर था कुछ। चलो ठीक है, ये सारा चीज था। अब एक बहुत बड़ी बात आती है, ये कुछ कारण थे, एक बहुत बड़ी बात आती है। मैं बार बार लीडर्स के ऊपर बात कर रहा हूं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अब ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा आप लोग। वो मेरी पर्सनल चीजें थी जितना मैंने चर्चा किया, अब प्रोफेशनल और बिजनेस की चीजें हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैसा, जो पैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस कंपनी में न था, वो प्रोडक्ट सेल पे जितना देती थी एक सेल में, उस एक सेल में उस कमीशन से ज्यादा कुछ सीनियर लोग और अन्य कमाई का जरिया इजाद कर लिए थे। ये मेरा बहुत बड़ा विरोध था, मेरे बाबूजी का भी ये विरोध था। फॉर्म के नाम से, ट्रेनिंग के नाम से, टूल्स के नाम से, टूर के नाम से, और ये लोग उस पैसे को पर्सनल यूज करते थे। टीम में खर्चा 10% हो गया तो बहुत है। आप ये बात बताइए, एक ग्राहक पैसे देता है, भले वो 600 रुपया हो, उसके बदले उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, न किसी प्रकार का कंपनी से बिजनेस पॉइंट मिला, क्या एथिक्स सही है? न कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में कहीं लिखा है, न कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहीं लिखा है, ना भारत सरकार के गाइडलाइन में लिखा है। फिर भी ये लोग अपने तरीके से, एक अलग तरीके से फंड जनरेट करते हैं। और ये बात इतना शिकायत आता है कि कई एसोसिएट को पैसा अपने जेब से देना पड़ा है, कई लोग के रिश्ते खराब हुए हैं, पुलिस केसेस हुए हैं, फिर भी अभी तक धरने से चल रहा है, तूफानी तौर पे चल रहा है। अगर एक लीडर मान लेते हैं 1 लाख कमा रहा है महीने, आपको पता है वो 2 लाख से ज्यादा फंड से कमा रहा है। और यही कारण है कि लीडर्स तो टिके हैं नहीं, लेकिन नीचे वाले सरवाइव नहीं कर पा रहे। पेट्रोल किसका चलता है भाई? नए और नीचे वाले का। नाश्ता खाना, आना जाना, टिकट विकेट, ये सब कौन करता है? आप अपने पैसे से। एक व्यक्ति ऊपर बैठा है जो कहीं निकल नहीं रहा है, कुछ एक्टिविटी करता है, उसे भी पैसे देता है, उससे भी कमाई करते हैं। और जब से भगवत गीता पढ़ रहा हूं तो मुझे और अनुचित लगता है। 2 साल से मैं ये सोच रहा था, धन्यवाद कृष्ण भगवान का, भगवत गीता का जो मेरे अंदर साहस भरा है। तो आप लोग को क्या लगता है? जैसे देखिए, एक सेल निकालना है, 3 फॉर्म में एक सेल निकलता है, मतलब 3 लोग 600 का फॉर्म भरेंगे तब एक सेल निकलेगा। और एक सेल में कंपनी देती है 500, तो लीडर कमाएगा 500, लेकिन 600 के हिसाब से वो फॉर्म से कमा लिया 1800 रुपया। सोचिए आप, 3 गुना से ज्यादा इनकम उससे किया है। क्या ये सही है? क्या एथिकल है? क्या गवर्नमेंट इजाजत देती है? क्या गाइडलाइन इजाजत नहीं है? चल रहा है। एक चीज और है, जितने लीडर्स को देखा हूं मैं, ठीक है, ये लोग लगातार प्रमोट करेंगे, काम करो काम करो। आप पता है, जो लोग 5 साल से ज्यादा हो गया ना, आप कैलकुलेशन करो आप कितना कमाए हो, कितना आपने खर्च किया है और कितना बचाया है। 5 साल वाले बोल रहा हूं, कैलकुलेशन क्या आएगा पता है? कि आपने 10,000 कमाया है तो 20,000 एक्स्ट्रा आपने लगाया है।
सफल होने की प्रतिशत कुछ है जो 1% से कम है, 1% से कम, 1% से कम। और आप आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के मतलब कमजोर होने की वजह से आप बिजनेस को छोड़ते हो। बिजनेस अच्छा है ये जानते हो आप। तो साथियों ये बात बताइए, कोई व्यक्ति घर में बैठा है और उसको कई तरह से इनकम आ रहा है, लेकिन जो फील्ड में जा रहा है इतना मेहनत कर रहा है, क्या सही है? हर एक्टिविटी में और उस नए व्यक्ति से पैसा लिया जाता है, जब कायदे से क्या होना चाहिए। और मैं जो भी डिसीजन लूंगा, क्या डिसीजन रहेगा पता है डायरेक्ट सेलिंग में, कि वहां पे फॉर्म के नाम से जीरो चीज रहे, ट्रेनिंग के नाम से कोई पैसे ना रहे, टूल्स के नाम से कोई पैसा ना रहे, टूर के नाम से कोई पैसा ना रहे। वो सारा एक्टिविटी लीडर्स या कंपनी करे। एक बात बताइए, अगर लीडर्स बोलता है मैं 1 लाख महीने कमा रहा हूं, 1 महीने में एक एक्टिविटी होता है, क्या 50,000 नहीं लगा सकता? हर महीने नहीं होता, 3-4 महीने में होता है। नहीं, उसको उस एक्टिविटी में जो पैसे देगा उससे भी कमाना है। ये बहुत बड़ा वजह रहा है। अगली हम बात करते हैं जो मेरी कमी या मेरी टीम की कमी कहें, प्रोडक्ट्स। मार्केट रेट के हिसाब से प्रोडक्ट या उस रेंज में प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट काफी कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? यहां भी लीडर के कारण। शायद आपको पता है या ना पता हो, कंपनी में कई सारे हिडन डायरेक्टर्स हैं जिनको हर सेल का पैसा मिलता है, भले एक लेग में जाए, और इस वजह से प्रोडक्ट के रेट महंगे हैं। तो क्या उसका भरपाई हम ही करें? हमारे एसोसिएट एक बार तो प्रोडक्ट लेते हैं कि नहीं, हर बनी रहे हैं। कोई भी सामान उठाइए आप, मार्केट रेट से दुगना कीमत का है, और इसी कारण से रीपरचेस रीसेल में इनकम नहीं के बराबर है। मैं अपनी बात करूं, महीने का रीपरचेस इनकम मुश्किल से 1,000 है, और जो टॉप के लीडर्स हैं जिनकी 1 लाख की नेटवर्क है, महीने की इनकम 10,000 नहीं है। और मुझे बार बार लग रहा था डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। पाइपलाइन बिछाने की स्टोरी बताते हैं, याद है आपको? पाइपलाइन बिछा दो, ठीक है, पाइपलाइन बिछ जाए, बटन चालू करो, पानी निकलना चाहिए। आज लगभग 30,000 से ज्यादा नेटवर्क होने के बाद आज 1,000 महीने का रीपरचेस रीसेल्स इनकम की गारंटी नहीं है मेरी। 1 लाख नेटवर्क वाले का 10,000 महीने रीपरचेस से गारंटी नहीं है। हर बार नया सेल, नया मुंडी, नए लोग, नया प्रोडक्ट बेचोगे तभी पैसा आएगा। चाहो तो अपने सीनियर का आईडी खुलवा के अपने सामने चेक करो, आप पूछो उससे। हाँ, इसी हफ्ते का पूछो, 1 महीने का पूछो, 1 महीने का पूछो भाई साहब। पैसिव इनकम क्या है? टीम के द्वारा जो नया सेल ना आए, टीम अपने आप में सेल करे, प्रोडक्ट ले, वो यूज करे बार बार, वो है पैसिव इनकम। यही डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा है। नया सेल, नया व्यक्ति, नया मुंडी नहीं। कई लोग का बिजनेस अभी अच्छा चल रहा होगा, हमारा भी कई बार अच्छा चला है, आपके जैसे कई लोग अच्छा चला है, महीने का 1-1 लाख कमाए हैं, 20-20, 25,000 हफ्ते कमाए हैं, वो आज बिजनेस में नहीं है। ये मत सोचिएगा आपका बिजनेस हमेशा इसी चलता रहेगा, नहीं। सिद्धांत गलत है, लीडर्स सही एथिक्स में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका भी बिजनेस आज नहीं तो कल जाएगा। और जिस दिन बिजनेस गिरेगा ना, उस दिन आप अपने सीनियर और टीम की नजर में सबसे बुरे हो जाओगे आप, याद रखिएगा ये बात। तो पैसिव इनकम, जैसे जैसे मैं पुस्तक पढ़ते गया मैं देखा, और आपको पता है सबसे खास बात, कोरोना काल में हमारी इनकम नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट वो नहीं है जो मार्केट रेट में हो, और यहीं पे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख महीने का कमाए कोरोना में। तो आप ये बताइए, ये डिसीजन क्या मेरा सही नहीं है? मतलब मेरे को लगता है मैं अगर मर गया ना तो मेरी टीम को या मेरे परिवार को पैसा ही नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तभी पैसा आ रहा है। नया ज्वाइनिंग, कितना नया ज्वाइनिंग निकालेंगे, नया सेल निकलेंगे भाई। टीम के काम करने से, टीम के होने से तो इनकम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। साथियों, मैं अभी कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव नहीं किया। हाँ, एक कंपनी को मैं चेक किया था, वो लोग बोले कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी टीम से। मैंने उन्हें खुद अपने से सादर आमंत्रित किया। उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मेरी सोच में वो कंपनी खरी उतरी।
लेकिन अभी भी मैं ज्वाइन नहीं किया हूं। मैं डिस्क्लोज करूंगा 12 तारीख को किस कंपनी में जा रहा हूं। मैं चोर जैसे नहीं जाऊंगा, बाकायदा ओपन आके डिस्क्लोज करूंगा। और मैं अपने साथ साथ जो मेरे साथ आएंगे उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं चुनाव करूंगा। जितने लोग को मेरे लीडरशिप पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा है, मेरी ईमानदारी, मेरे मेहनत पे भरोसा है, वो मेरे साथ आके काम कर सकते हैं। मैं आपको फोन कॉल नहीं करने वाला, लेकिन एक बात का वादा है, जो काम मैंने 15 साल में किया, इतना गुर्दा और जिगर और मेहनत करने को तैयार हूं, इतना मुझे इस इंडस्ट्री ने सिखाया है, उस 15 साल के काम को, उस 15 साल के इनकम को 3 साल के अंदर अचीव करके दिखाऊंगा। 3 साल। और मैं क्या किया हूं उस जगह में जाके, ये 6 महीने के अंदर आपको परिणाम मिल जाएंगे। 6 महीने के अंदर। ये मेरा अपने आप से और आप सभी से कमिटमेंट और वादा है, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, इतना मेहनत किया हूं। अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं कितना मेहनत कर सकता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति मुझे काफी पसंद है, वो है सुरेन वर्स द चैट। एक शो है यूट्यूब में। वो बंदा हर व्यक्ति का सम्मान करता है, अलग अलग कंपनियों के लोगों का। तो क्या हमारे इस जगह में जहां हम हैं, ऐसी सम्मान नहीं होना चाहिए? कोई जाए तो उसको फेयरवेल दे दो, बढ़िया, लेकिन नहीं दिया जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर 65 साल तक जिंदा मैं रह गया, भारत रत्न तो मैं लेके जाऊंगा, कई लाख कई करोड़ों की जिंदगी बचाऊंगा। अगर वो नहीं दिया गवर्नमेंट, तो लोगों के दिलों में भारत रत्न से ज्यादा मैं जगह बना के जाऊंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, और मैं मौत से डरता नहीं। जिसको लगता है मारना है वो जान से मार सकते हैं, कल मारना है आज मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो करिए खुल के करिए, क्योंकि मैं ना मरने से डरता, ना मैं काम करने से डरता। कंपनी सबके लिए वही थी, मैं भी उस इंडस्ट्री में गया, लेकिन कई लोग आउट हो गए। मैं साइकिल से, किराए के मकान से शुरुआत करके आज इस जगह बैठा हूं। उस कंपनी का धन्यवाद। 1.5 करोड़ का लगभग मेरा घर और मेरा जमीन प्रॉपर्टी की कीमत है सिर्फ। साथियों, मेरी सोच क्या है, एक और कारण मैं बताना चाहूंगा। ये कारण को मैं छोटा सा 1 मिनट का क्लिपिंग, उस आवाज से आप समझेंगे कि मेरी सोच क्या है, क्योंकि मैं अपनी भावनाएं आपको अभी फिलहाल शब्दों में नहीं बता सकता। इसलिए मैं कुछ वीडियोस के माध्यम से बताना चाहता हूं। पुलिस हो सकते हैं, ये बम्बई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर को कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बम्बई में कोई है जो मारेगा? या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? तो तेरी मर्द मिल गया रे साला। असलम भाई तो मजाक कर रहे थे। स्टेशन तेरे लिए मेरी जान। ए, अरे कोनी तेरे सांगा फटा फटा। ए, रुका क्यों? चल भागते हैं यहाँ से। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? उसको पता इस नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। हाँ सर। लड़का नहीं, मेरा नाम रॉकी है, याद रहेगा ना? रॉकी!
पे बैठाया था उसको, मजाक में पुलिस वाले को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो फिक्र मत कर रहे, मैंने पुलिस से उसको छुड़वा दिया है। ओए, किधर गया था बे तू? नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। मेरे को भी दुनिया चाहिए, चिल्हर नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं देखा, मैंने आज से 8 साल पहले सुना था एक लीडर के मुंह से 2.5 करोड़ महीने का, 4 गांव को गोद में लिया है, पालता है उसे, कई सारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, कई सारे वृद्धाश्रम चलाता है। मेरा सपना भी वही डॉन बनना है, चिल्हर नहीं, बहुत हो गया चिल्हर। महीने का 1 करोड़ रुपया चाहिए और आप मेरा साथ दे, हम कमाएंगे अपने परिवार के लिए नहीं, इस पूरे विश्व हमारा परिवार है। जिस भारत देश में रहते हैं वहां लोगों की सेवा करेंगे। और मेरा तो भी चैलेंज है, मेरे जिंदगी में अगर वो मुकाम आ गया, 80% पैसा मैं दान कर दूंगा, डायरेक्ट सेलिंग से कमाऊंगा तो। ये वादा है मेरा। इसलिए मैं एक इंडस्ट्री को छोड़ के, क्योंकि याद रखना, व्हेल मछली तालाब में रहने के लिए नहीं, समुंदर की गहराइयों के लिए बना है वो। मैं समझ चुका हूं मेरी जगह कहां है। मेरी जगह बहुत बड़ी है और इसे मैं साबित करूंगा। हाँ, साबित करके दिखाऊंगा और प्रूफ ही बताएगा कौन सही है कौन गलत है। कृष्ण भगवान का मेरा वचन और वादा याद रखना, मैंने आज तक किसी के साथ जानबूझकर गलत नहीं किया है, क्योंकि एक बात और एक गाना आप लोग को पता नहीं कितना अच्छा लगता है। चलो उसको मैं सुना देता हूं थोड़ा सा। ये मेरे दिल की फीलिंग है, ये मैंने कभी नहीं सीखा। सब कुछ किया जिंदगी में, सब कुछ किया। होशियारी सच है दुनिया वालों के, हम है अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के, हम है अनाड़ी। दिल का चमन उजड़, मतलब सब कुछ सीखा मैंने, लेकिन वाकई मैंने कभी होशियारी या बेईमानी या धोखा न मेरे पिताजी ने सिखाया है, न मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। ये डिसीजन लेके मरने को तैयार हूँ, लेकिन गद्दारी बिल्कुल नहीं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या है और कैसा है। एक बात और है, कभी आपने ध्यान दिया जितने टॉप के लोग हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड? हम सिर्फ एक कंपनी, एक डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत अपने घर चलाते हैं। टॉप में सीनियर है, लेकिन उनके घर में देखो नौकरी करने वाले लोग हैं। उसकी वाइफ नौकरी में है, किसी के पापा नौकरी में है, किसी के कई भाई नौकरी में है, और हम सब कुछ दाव में लगा के हम एक कंपनी में हैं।
उनका इनकम ना है, उनके परिवार से कोई न कोई कमा रहा है, किसी के पिताजी का पेंशन आ रहा है। हमारे आपके पास क्या है बताइए ना। हमने सिर्फ गंवाया है, कमाया नहीं है। इतने अगर उस इंडस्ट्री में भरोसा है, अपने परिवार से नौकरी क्यों करा रहे हैं? अपने भाइयों से नौकरी क्यों करा रहे हैं? अपनी वाइफ से नौकरी क्यों करा रहे हैं? नहीं, वो जो करेंगे जायज है, और हम कर दिए तो भरोसा नहीं इस इंडस्ट्री पे, ये आवाज उठाते हैं। सबको मेरा ओपन चैलेंज है, जिंदगी को अगर चलाना है ना, जो कंपनी पे आउट देती है ना, उससे अपने परिवार चला के बताइए। चैलेंज है आप लोग को। 1 रुपया का फंड ना रहे, ना आपके परिवार में किसी प्रकार से कोई अर्निंग का सोर्स रहे। आप बोलते हैं उससे मैं कुछ नहीं मतलब है, हमें सब पता है। वक्त में सब सहयोग करते हैं परिवार का, एक दूसरे का। और हमने एक इंडस्ट्री चुना, उसके अलावा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया 15 साल तक। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन और कारण है। साथियों, एक और चीज है, अभी गुरु पूर्णिमा आया। गुरु पूर्णिमा है ना, जो लोग मुझे बहुत मानते हैं, आपको पता है, उस गुरु पूर्णिमा में एक शख्स का बस फोन आया, टॉप के लीडर का मैसेज और फोन आया। बाकी किसी का फोन और एक तो मैसेज टेक्निक है गुरु पूर्णिमा के लिए। और मुझे बोलते हैं आप सर ये हो। किस व्यक्ति का ईगो या किस व्यक्ति का आत्मसम्मान आहत नहीं होगा? आप स्टेटस में डाल रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है साथियों कि जहां इज्जत नहीं है वहां हम क्यों रहें? और जो आज मेरे साथ हो रहा है, या मैं जो विरोध कर रहा हूं, कोई विरोध नहीं किया है, क्योंकि सबको गुलामी की आदत है। जब सिस्टम के विषय में आया तो मैं ही विरोध किया, और आज भी विरोध करके जा रहा हूं। एक कहानी सुनते हैं। बंदर को पकड़ने का तरीका, पिंजरे में फल्ली दाना डाल दो, मुट्ठी डालता है, खुला रहता है डालते समय, और उठाता है तो मुट्ठी बांध लेता है। और बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी आता है तो भागने का प्रयास करता, मुट्ठी बंधा रहता है ना, तो भाग नहीं पाता है, पकड़ा जाता है। और एक बंदर रमेश पटेल जो सीख गया है, भैया फल्ली महत्वपूर्ण नहीं है, आजादी महत्वपूर्ण है, छोड़ दिया फल्ली को ये बंदर, तो समझदारी किया कि गुनाह किया। मैं जानता हूं आप में से कई लोग बहुत तकलीफ में हैं, दुख में हैं, लेकिन विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता में लिखे हैं भगवान कृष्ण, शूरवीर लोग और क्षत्रिय लोग ही युद्ध करते हैं। अर्जुन उठ, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म तेरा कर्म है, तेरा कुल है क्षत्रिय का, तू युद्ध कर। मैंने साहस दिखाया। आपको पता है, एक और बात महत्वपूर्ण बता दूं, कई सारे लीडर्स स्ट्रगल के दौरान टॉप में रहते हैं तो कई सारे प्रोडक्ट के ना पैसे खर्च कर देते हैं। अपने पूरे करियर में देखा, कई लोग को बैन करते, कई लोग को बिजनेस से जाते बाहर। किसी सीनियर को, किसी टॉप के लीडर को ना पैसे खर्च करने का शौक नहीं होता है। पैसे नहीं आएगा तो खर्च करेगा ही। अब पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, कारण तो मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत कर ही चुका हूं। और अभी भी कई लोग का मन है कि नहीं, कुछ बेहतर करना, अच्छा करना है, लेकिन गुलामी है। और आपको पता है, मेरे घर में लोग आते हैं क्रॉस लिख के, लोग सर क्या करे सर, काम नहीं कर पा रहे, बहुत तकलीफ है। तकलीफ मुझे भी होती है। कोई 5 साल के, कोई 8 साल, कोई 10 साल। मेरे टीम से अच्छे अच्छे लीडर्स लोग पैसे, क्योंकि सिस्टम ही कुछ अलग अजीब बना है ना, फंड के पैसे पूरे सीनियर ले जाए, प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं तो रीपर्चेज से पैसे ही नहीं आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से सारा फील्ड में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो क्या करे? एक से एक लीडर अपने पर्सनल, कोई टेंट चला रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है। इतना तकलीफ होता है कि मैं क्या बताऊं। और जिसको लगा डायरेक्ट सेलिंग का चस्का, जाके देखिए दूसरी कंपनी में है। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, पहला शख्स नहीं हूं मैं। कई सारे लोगों ने हाल ही में 1.5-2 साल के अंदर ढेरों लोगों ने अलग अलग कंपनी अडॉप्ट किया है। और जिस कंपनी में मैं था, उस कंपनी से निकल के कई लोगों ने कंपनी बनाया। उस कंपनी में इस कंपनी के लोग गए। इतने सारे लोग डिसीजन लिए। ये लोग तो पागल नहीं होंगे जो मुझे लोग पागल बोल रहे हैं? भैया मेरा परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी जिंदगी है, मैं तो अपना डिसीजन तो ले सकता हूं ना। तो मुझे देखिए क्या क्या मैसेज किया, और तो मैसेज में पढ़ा नहीं हूं। मैं कई लोग का फोन नहीं उठाया हूं, नहीं तो लोग गाली भुगतान करते, मारने पीटे की धमकी देते। मैं बोला भैया
बहस करने से अच्छा हाथ जोड़कर विनती कर लो, मत उठाओ, ज्यादा अच्छा है। कई लोग, अब मैं ब्लॉक कर दिया, क्यों बहस करूं, वो कुछ बोलेगा, मैं कुछ बोलूंगा, मैं भर आ जाऊंगा, उससे अच्छा दूरी रहो भैया, ज्यादा अच्छा है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। किस्मत में रहेगी कुछ कर लेंगे, नहीं रहेगी भगवान कृष्ण सबकी सहायता करते हैं, मेरी भी करेंगे। तो साथियों, बातें बहुत सारी है। एक बात कहना चाहूंगा, मैं 12 तारीख को डिस्क्लोज करूंगा किस कंपनी में हूं, खुल के आऊंगा। और उसके बाद 1 तारीख को किस कंपनी में हूं उस प्लान को भी दिखा। 12 तारीख को जैसे मैंने डिस्क्लोज किया मैं किस कंपनी में हूं, फिर 2 दिन बाद मैं प्लान बस बताऊंगा कि क्या प्लान है। जितने लोग को मेरे साथ काम करना है, मेरे से आके मिले, हो सके जूम में जुड़े, मैसेज करें, हम मिल के काम करेंगे, इतिहास रचेंगे। और मेरा वादा है कि मैं गलत होने नहीं दूंगा, ना खुद गलत करूंगा, क्योंकि आज तक मैं जितना कमाया हूं ना, उसका लगभग 50% से ज्यादा पैसा मैंने लोगों के लिए खर्च किया है। इस कोरोना काल में क्रॉस लेग के लोगों के लिए मैंने अपने घर से खाना बना के दिया है। क्रॉस लेग के लोगों के लिए मैंने हॉस्पिटल और डॉक्टर की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन तक भिजवाया है, यही उसके सीनियर, लेकिन वो लोग नहीं किए। वो सब जानते हैं कि मैं कैसा हूं। मैंने बिजनेस कितना किया महत्वपूर्ण नहीं है, आपने हो सकता है मेरे से अच्छा बिजनेस किए होंगे, लेकिन मैंने लोगों की सेवा की है। और इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था कि मैं यहां पे लोगों की मदद करूंगा, लेकिन ये राजनीति देख के मेरा मन टूट गया। तो साथियों, आप लोग आए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 12 तारीख को, और भी कुछ चीजें आप लोग से बात करूंगा कि मैंने किस कंपनी का चुनाव किया है। इन्हीं आशाओं के साथ कि आप लोग का दिन शुभ रहे। और फिर से बोलूंगा, जितने लोग मेरी बातों से सहमत है, मेरे विचारों से सहमत है, आप दबिए मत, खुल कर आइए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है आप अपना निर्णय जरूर ले सकते हैं। और मैं यही कहूंगा आखिरी में, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो कृष्ण भगवान की कृपा से ही हो रहा है। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। भगवत गीता में कहा गया है, जो हो रहा है आपके जीवन में वो मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है, भगवान कृष्ण ने कहा है। इसलिए आखिरी में जाते हुए ये सुंदर सा भजन आप सभी लोग के लिए। सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और साथियों, निर्णय वही व्यक्ति लेता है जिसके अंदर दम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो कई साल से महीने का 5,000 भी नहीं कमा रहे, वो निर्णय नहीं ले पा रहे, बहुत टॉप में है। और आपके अंदर अगर जिगर है, अपने अंदर विश्वास है और दम है, तो निर्णय लीजिए और आइए मिल के काम करते हैं इन्हीं आशाओं के साथ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ क्लोज कर देना। खुशी क्लोज कर दो।